नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें हेडलाइंस तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन इनकी गहराइयों में जाने से अक्सर बचते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और एनकाउंटर, ये दो शब्द पिछले कुछ सालों में एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा, बदमाश ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। ये सुनने में एक रूटीन पुलिस कार्रवाई लगती है, लेकिन क्या ये वाकई उतनी ही सिंपल है जितनी दिखती है? आज हम इस एनकाउंटर कल्चर के पीछे के सिस्टम, उन आंकड़ों और अदालती चेतावनियों का एनालिसिस करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ शॉर्टकट की तरफ। देखिए, राजनीति और क्राइम कंट्रोल के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। जब आप उत्तर प्रदेश के पिछले 9 से 10 सालों के आंकड़ों को देखते हैं तो वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। सरकारी डेटा ये खुद कहता है कि 2017 से अब तक यूपी में लगभग 15,000 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इन मुठभेड़ों में करीब 30,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 9,000 से 10,000 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। मरने वालों का आंकड़ा भी 250 के पार जा चुका है। पहली नजर में ये आंकड़े आपको एक सक्सेस स्टोरी लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि पुलिस बहुत एक्टिव है और माफिया खत्म हो रहे हैं। लेकिन जब यही नंबर मानवाधिकार संगठनों और हाई कोर्ट की मेज पर पहुंचते हैं तो वो एक अलग ही नैरेटिव सामने आता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? अगर आप पैटर्न को समझते हैं तो यूपी में हाफ एनकाउंटर जैसा एक नया शब्द चलन में आ गया है। पुलिस का दावा होता है कि बदमाश ने भागने की कोशिश की या फिर फायरिंग की और आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर मामलों में गोली बदमाश के पैर में ही लगती है। एक्सपर्ट्स और अदालत भी ये सवाल उठाती है कि अगर मुठभेड़ इतनी ही भीषण होती है तो पुलिसकर्मियों को खरोच तक क्यों नहीं आती? और क्या ये मुमकिन है कि हर बदमाश एक ही तरह से भागता है और पुलिस की गोली हर बार एक ही जगह पर लगती है? पश्चिमी यूपी के मेरठ जोन से लेकर पूर्वांचल के वाराणसी तक कहानी लगभग एक जैसी है। पुलिस इसे क्राइम कंट्रोल का यूपी मॉडल कहती है। उनका तर्क है कि पैर में गोली लगने से अपराधी दोबारा अपराध करने की स्थिति में नहीं रहता और जान का नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कानून की नजर में ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा खतरनाक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि सजा देना पुलिस का काम नहीं है, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। जज साहब ने यहाँ तक कहा कि आरोपी के गैर घातक अंग यानी पैर पर गोली मारना भी कानूनन गलत हो सकता है। कोर्ट को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर है कि एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिस वालों को प्रमोशन या फिर इनाम दे दिया जाता है। इससे सिस्टम में एक गलत मैसेज आता है कि गोली चलाओ और इनाम पाओ। इनाम की इस राजनीति को भी समझना होगा। अक्सर बताया जाता है कि जिस बदमाश का एनकाउंटर हुआ उस पर 25,000 या फिर 50,000 का इनाम था, लेकिन कई बार ये इनामी राशि मुठभेड़ से ऐन पहले घोषित की जाती है। क्या इनाम का ये आंकड़ा तय करता है कि मुठभेड़ होगी या फिर नहीं? अदालत को अंदेशा है कि इनाम और प्रमोशन के चक्कर में कहीं निर्दोष लोग इस सिस्टम की भेंट न चढ़ जाएं। इसीलिए हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट्स की एक कड़क गाइडलाइन जारी की है। अब अगर किसी एनकाउंटर में मौत या फिर गंभीर चोट आती है तो तुरंत FIR होगी। किसी दूसरे थाने की टीम या फिर स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करेगी और जांच पूरी होने से पहले कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने SP और SSP तक को भी चेतावनी दी है कि अगर इन गाइडलाइंस की अनदेखी हुई तो इसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। अब चलिए कुछ उन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा और चर्चित केस था विकास दुबे एनकाउंटर 2020। कानपुर के बिकरू कांड के बाद विकास को उज्जैन से पकड़ा गया, लेकिन यूपी लाते वक्त गाड़ी पलट गई और पुलिस की थ्योरी के मुताबिक विकास ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की चौहान कमेटी ने भले ही पुलिस को क्लीन चिट दे दी, लेकिन गाड़ी पलटने और फॉरेंसिक सबूतों पर जो सवाल उठे थे वो आज भी हवा में है। दूसरा मामला है सुमित गुर्जर 2017 का। पुलिस ने उसको भी इनामी बताकर मार गिराया, लेकिन NHRC यानी कि मानवाधिकार आयोग की जांच ने पुलिस की कहानी की पोल खोल दी। आयोग ने पाया कि सुमित पर जो इनाम बताया गया था वो या तो उसकी मौत के बाद का था या फिर उसमें हेरफेर हुई थी। नतीजा ये हुआ कि सरकार को परिवार को 11 लाख का मुआवजा देना पड़ा। ऐसे ही झांसी का पुष्पेंद्र यादव केस था, जहां बालू खनन के पैसों के लेन देन के विवाद में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा। जब हम अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर की बात करते हैं तो वहां भी पुलिस की थ्योरी और विदेशी हथियारों की बरामदगी पर विपक्ष ने जुडिशियल किलिंग के आरोप लगाए। डेटा को गहराई से देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेंद्र बनाम यूपी जैसे मामलों में पाया कि 70% एनकाउंटर में पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे, जबकि अपराधी को सटीक पैर पर ही गोली लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि कई मामलों में गोली बहुत करीब से मारी गई, जो मुठभेड़ की लंबी दूरी वाली थ्योरी को बिल्कुल कमजोर करती है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि आम जनता का एक बड़ा हिस्सा इन एनकाउंटर्स का समर्थन करता है। लोगों को लगता है कि अदालती चक्कर काटने से बेहतर है कि अपराधी का तुरंत हिसाब बराबर हो जाए।
लेकिन हमको ये सोचना होगा कि आज जो शॉर्टकट अपराधी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कल को वही सिस्टम किसी आम आदमी के खिलाफ भी मुड़ सकता है। अब बात घूम फिर कर कानून के राज पर आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध जरूर कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। माफियाओं का डर भी कम हुआ है, ये भी सच है। लेकिन क्या इसके लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखा जा सकता है? लोकतंत्र में ताकत बंदूक की नली से नहीं बल्कि कानून की किताब से आनी चाहिए। अगर पुलिस ही जज और जल्लाद दोनों बन जाएगी तो हमारी अदालतों और संविधान की क्या जरूरत रह जाएगी? ये विषय सिर्फ यूपी की क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। अपराधी को सबक मिलना चाहिए, लेकिन वो सबक कानून के दायरे में होना चाहिए, वरना न्याय और प्रतिशोध के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या एनकाउंटर ही अपराध को रोकने का इकलौता रास्ता है, या हमें अपने कानूनी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।